स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेल, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQ स्किल्स। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के मैं यहाँ पर जुड़ रही हूँ। जितने भी लोग इस सेशन को देखेंगे, देख रहे हैं, देखने वाले हैं एट्सेट्रा, सबसे पहला प्रॉमिस जो मैं करने जा रही हूँ कि ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सेशन होने वाला है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? बिकॉज आई रिमेंबर बैक इन द डे जब मुझे अपना रेज्यूमे बनाना शुरू करना था तो मैंने तो एक सिंपल सा यार वर्ड डॉक खोला, उसे बैठ के ऊपर नाम लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया, नीचे बता दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसके बाद थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में बता दिया था एंड आई थिंक एक आधी मैंने स्ट्रेंथ्स लिखी थी और कुछ अपनी हॉबीज़ लिखी थी। आई नो इट्स वेरी फनी, आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट डॉक्यूमेंट। मिल जाता तो मैं सबूत रखती यहाँ पर। आई वॉज मेकिंग माई फर्स्ट रेज्यूमे व्हेन आई वॉज इन graduation third year because I was looking for for an internship opportunity. This was back in 2012. 2012 में मैं अपना पहला यानी कि 12 साल पहले मैं अपना रेज्यूमे बनाने बैठी थी एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने सिंपल सा ग्रेजुएशन किया था, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, और फिलॉसफी मेरा कंसंट्रेशन था यानी ऑनर्स था। और उसमें क्या हो गया कि यार मुझे बहुत ज़्यादा कहीं से हेल्प नहीं मिली। हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये सिखाया नहीं जाता है कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है। मोटिवेट करने वाले टीचर्स तब तक आ गए थे कि इंटर्नशिप करो, एक्स्ट्रा करिकुलर में जाओ, सर्टिफिकेट्स कमाओ, ये सारी चीज़ें होने लग गई थी तब तक। बट कोई ये नहीं बता रहा था कि आपको रेज्यूमे बनाना कैसे है। तो ऑफकोर्स मैं गूगल पे गई, थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा और जितना मेरे को समझ में आया उस हिसाब से मैंने अपना 3-4 छोटे छोटे कैटेगरीज में रेज्यूमे बना दिया। लेकिन अभी सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, ये एक टेम्पलेट है एंड लकीली मुझे काफ़ी टाइम से रेज्यूमे की ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टेम्पलेट है जो स्टैंडर्ड है। मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। टेम्पलेट ढूंढने के लिए सबसे पहले तो बच्चा ये सोचता है कि उसको बैठ के डिज़ाइन करना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, डिज़ाइन, बॉर्डर और ये सब करना पड़ेगा। ये दिस इज़ वेरी आउटडेटेड, यू डोंट हैव टू डू दिस. You don't have to do this. There are multiple websites that are providing you with the nicest templates. ठीक है, चाहे वो Canva हो जाए, चाहे वो Google Doc हो जाए, चाहे वो Microsoft Doc हो जाए, चाहे वो Indeed हो जाए, Balance हो जाए। ये वाला Balance का है, मेरे को किसी से कोई कोलैबोरेशन और सपोर्ट नहीं है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू दीज थिंग्स बिकॉज ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, यस रुस्तम। एंड देखो, आप लोग अगर अभी जॉब कर रहे हो, आपको अपग्रेड करना है, या आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है या जॉब के लिए करना है, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ये एक टेम्पलेट है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है। ध्यान से देखिएगा कि ऊपर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अपना नाम, मेरी करंट पोजीशन, मतलब ऑफ कोर्स ये एग्जांपल है, मैं बिल्कुल भी एक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट नहीं हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। लेकिन फ्रेशर्स जब अप्लाई करते हैं तो जनरली कुछ इसी टाइप की ओपनिंग्स के लिए करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से विदाउट एनी प्रोफेशनल कोर्स बच्चे आते हैं, जो सिंपल जिन्होंने BA प्रोग्राम या ग्रेजुएशन किया होता है, उन लोगों के पास बड़ा टफ टाइम हो जाता है कि यार मैं अपने रिज्यूमे में लिखूं क्या, है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास करंट में कोई पोजीशन नहीं है, आप वो मत लिखिए, लेकिन उसके नीचे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आई एम श्योर कि आपको फॉन्ट साइज की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है अपना फोन नंबर और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है अपना ईमेल आईडी। अब कई बार लोग क्या करते हैं, इस तरीके का ईमेल आईडी लिख के भेज देते हैं, attitudeboy@gmail.com, यार तुरंत मतलब आगे कोई पढ़ेगा भी नहीं। अगर इस ईमेल एड्रेस पे नजर पड़ गई तो आपके रिज्यूमे को कोई आगे देखने के लिए खाली भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज एक डिसेंट ईमेल आईडी क्रिएट करिए जो आप अपने ऑफिशियल फॉर्मल प्लेसेस पे काम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो udisha@gmail.com लिखा हुआ है, आपको आपका मिल जाता है, या AA कर दो, II कर दो, मिल जाएगा। जितना ऑफिशियल कर सकते हो उतना कर लो। देन गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज the URL link of your LinkedIn profile. ठीक है, एक बात बताती हूँ आपको, बहुत मजेदार बात है। There is this very renowned career coach. What is his name? Pronunciation is actually tough. I think it is Austin Balsick, right?
समवेयर अराउंड 3 years ago और समथिंग, उन्होंने एक एनालिसिस किया था करीब 125,848 रेज्यूमेज के ऊपर, यानी कि करीब 1.25 लाख रेज्यूमेज को उन्होंने एनालाइज किया था और कुछ कुछ बातें कही थी, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए थे। आप यूट्यूब पे देखोगे तो इस पे मल्टीपल वीडियोस बने हुए हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हो उन बातों को, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर तो एक रेज्यूमे के अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल लगी हुई है तो उसको इंटरव्यू की कॉल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और अब से करीब 3 साल पहले की ये बात है, उस टाइम तक तो खाली 48% के आसपास लोग जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल लगा रहे थे। और अभी भी मेरे पास इतनी सारी रेज्यूमेज आती हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल लगाना है या नहीं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल मस्ट है, वो आपको लगाना पड़ेगा। यूआरएल लगाना, मेक देयर वर्क इजी, क्योंकि बैकग्राउंड चेक हर कंपनी करती है। अच्छा, अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो प्लीज मत लगाना। या तो अच्छी प्रोफाइल बना करके लिंक लगाना, या तो फिर लिंक ही मत लगाना। ठीक है, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, आगे बात करते हैं गाइस। आप अपनी लोकेशन भी क्लियर कट मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी लोग एक ट्रिक करते हैं, जैसे अगर वो अपने घर से मूव आउट करने के लिए तैयार हैं, मान लो मैं रहती लखनऊ में हूं पर मैं दिल्ली चली जाऊंगी अगर मुझे काम के लिए बुलाया जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लोकेशन ही दिल्ली डाल दिया है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर नौकरी है, अगर तुम्हारी लोकेशन भी वही है तो तुम्हारी चांसेस ऑफ बीइंग कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने इतनी चीजें अपनी कवर की हैं। अब अगली चीज जो आपको इस रेज्यूमे में फिल करनी है वो है समरी। आप कौन है, मैं क्यों आपको कॉल करूं, आपका इंटरव्यू क्यों लिया जाना चाहिए, व्हाट्स दैट वन थिंग दैट मेक्स यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। इसी सवाल का आंसर तुम्हें देना है। व्हाट्स द वन थिंग दैट मेक्स यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। ये आप कैसे लिखेंगे? देखो क्या होता है, रेज्यूमेज आर वेरी सब्जेक्टिव और यूट्यूब पर इतना ज्ञान पड़ा हुआ है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। समटाइम्स आई फाइंड इट फनी, क्योंकि बेटा हो सकता है मेरे रेज्यूमे में, मेरी नजर में कुछ चीजें सही हों, बट शायद वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगी। राइट, तुम्हारे हिसाब से कुछ चीजें सही होंगी, मेरे हिसाब से नहीं सही होंगी। जैसे मैंने देखा एक काफी वायरल वीडियो है, उसमें उन्होंने बताया कि अपने एकेडमिक्स को हाईलाइट करिए और अपने परसेंटेज को जरूर लिखिए। लुक, आई अंडरस्टैंड कि जो हमारे एकेडमिक्स होते हैं उनका वैल्यू बहुत होता है, लेकिन मान लो कि यार चलो तुम तो 9 CGPA वाले बंदे हो, ठीक है, लेकिन मान लो कि मैं कोई 6 CGPA पे बैठी हुई हूँ, है ना, तो मैं क्यों अपना CGPA मेंशन करूंगी वहां पर? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। मान लो कि तुम्हारे 10वीं में 90% आए थे, मेरे शायद 55% आए थे, मैं क्यों मेंशन करूंगी कोई भी ऐसी चीज जो तुरंत इस, भाई अभी ये बंदा मुझसे मिला नहीं है जो मेरे रेज्यूमे को एनालाइज कर रहा है, राइट? तो अगर उसने देखा अच्छा कुछ भी हो, कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी भी हार्ड वर्किंग हो, 55% आए थे, दिमाग में कीड़ा आ जाता है कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, नॉट अ वर्दी कैंडिडेट। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि आपके अगेंस्ट काम कर सकती, अगेंस्ट से मेरा मतलब है फर्स्ट इमेज। आप मिलोगे, आपके बातचीत के तरीके से, आपके इंटरव्यू पे, आपके ओवरऑल अवेयरनेस के ऊपर शायद वो आपके मार्क्स को इग्नोर कर दे। पहले ही तुम लिख दोगे और अगर वो खराब मार्क्स हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क अगेंस्ट यू, राइट? यू एग्री विद मी? नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप, मैं क्योंकि फ्रेशर्स से बात कर रही हूं तो आपको एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट ब्लॉक होता है एजुकेशन, ठीक है? आपका डायरेक्ट ब्लॉक होता है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में 2-3 बातें ध्यान से सुनिए। एक तो अपनी डिग्री का नाम, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, और अगर वाकई तुमने कोई बहुत सिग्निफिकेंट मार्क्स स्कोर किए हुए हैं अपने कोर्सेज में, ठीक है, लोगों ने कहा 10वीं 12वीं के परसेंटेज भी लिख दो, क्या जरूरत है यार? चलो ठीक है, 12वीं में 90% आए थे मेरे, ग्रेजुएशन में आई वाज अ 50%, फिर क्या करोगे? तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई रियली फील इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एनीवे, ये कुछ बातें आपने पूरी करी। यहाँ पर अपना टाइम भी बता देना चाहिए कि कब हमने अपना ग्रेजुएशन किया था, कब पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, एटसेट्रा। अब देखो, ये साइड में जो चीजें लिखी हुई हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सबसे ऊपर आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात हो रही है। अब ज्यादा स्ट्रेंथ में बच्चे क्या बताते हैं? पैशनेट, हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये चीजें जो है इनको बोलते हैं क्लीशे बज़वर्ड्स,
ठीक है, खाली हवा क्रिएट करने के लिए। और एक बात बता दूं कि अभी मैंने क्या बोला था, ऑस्टिन बाल्सेक, उनकी रिपोर्ट की बात की थी और उन्होंने भी बोला था अपनी स्टडी में, ही सेड दैट ऑल दीज buzzwords actually take away from the value of your resume. अगर तुम वही घिसी पिटी और वही क्लीशे बातें कर रहे हो जो कि मैं भी करूंगी, तीसरा बंदा भी करेगा, 100वां बंदा भी करेगा, everybody is going to talk about the same thing. Everybody is going to say I'm hardworking, I'm honest, I'm dedicated, I'm loyal, etc. राइट? तो आप क्यों अपने आप को भीड़ का हिस्सा बना रहे हो? सो क्लीशे बज़वर्ड्स नहीं, क्या लिखना है वो भी इसी वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट, आपके अचीवमेंट्स। आप एक फ्रेशर हो, आपके पास क्या अचीवमेंट है? मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। जो मेरी तरह यूपी से और छोटी जगहों से आते हैं बच्चे, यूपी छोटा नहीं है पर उसके अंदर के शहर छोटे हैं, डिस्ट्रिक्ट छोटी हैं, एक्सेट्रा, अंडर एक्सपोज्ड है, रीजन तो बहुत बड़ा है। लेकिन तो क्या होता है ना, हमें नहीं पता होता है कि भैया हमें इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए या फिर हम कहीं जाके वॉलंटियर कर सकते हैं किसी एनजीओ के साथ। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि घर बैठे एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, कोई नहीं करता है। फिर जब बात आती है अचीवमेंट्स लिखने की तो वहां कुछ नहीं लिखते हैं, राइट? मैं इसका भी सोल्यूशन आपको दूंगी कि आप कैसे कवर अप करोगे। स्किल्स के बारे में बात कर लो तो देखो भाई, जो अपने एक स्किल बेस्ड कोर्स करके, स्किल सेंट्रिक कोर्स करके आए होते हैं वो तो बता सकते हैं। मेरे जैसा बीए फिलॉसफी का बंदा क्या बताएगा क्या स्किल्स है मेरे पास? टेक्निकल स्किल्स तो मैं काउंट नहीं कर सकती यहाँ पर। व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट? देयर आर 5 significant skills that I'm going to tell you today that you can add in your resume. And then languages के बारे में आप जरूर बात कर सकते हैं कि आप जिस एरिया में जाना चाह रहे हैं, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आपकी लैंग्वेज की एक्सपर्टीज क्या है, आपको वो लैंग्वेज कितने अच्छे से आती है। एंड देन यू हैव, इफ यू हैव एनी पैशन और इंटरेस्ट, पैशन और इंटरेस्ट में अपने सॉफ्ट स्किल्स को हाईलाइट करो। ये भी ऑस्टिन बाल्सेक की ही एक्चुअली स्टडी में था दैट पीपल ट्राई टू मैच अप टू 60% ऑफ द हार्ड स्किल्स, है ना, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, एनालिटिकल स्किल्स आते हैं, ये सारी चीजें लोग हार्ड स्किल्स वाले, डेटा लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये सब बता देंगे कि मुझे ये आता है वो आता है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को पीपल वर अंडर इंडेक्सिंग, यानी कि प्रोबेबली 26% स्किल्स पे ध्यान दे रहे थे, सॉफ्ट स्किल्स पे। Like what about adaptability? What about your leadership skills? What about your time management skills? What about your communication skills? Who's going to talk about it? So you have to highlight your soft skills as well as hard skills. अब एक बड़ा वर्ग होगा जिसे पता ही नहीं होगा कि हार्ड स्किल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। हार्ड स्किल्स कई सारी फील्ड्स, जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अनुसार से होते हैं। जो स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है, एक जैसे टीचर के लिए तुम्हें हार्ड स्किल क्या चाहिए कि तुम्हें वो सब्जेक्ट आना चाहिए, सबसे पहली चीज टीचिंग आनी चाहिए, डिलीवरी आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, हार्ड स्किल्स में जाएगा। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में क्या होगा? अडेप्टेबिलिटी होगी, कंपैशनेट नेचर होगा, सिंप्लीफिकेशन स्किल्स होने चाहिए तुम्हारे पास एज अ टीचर। ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है, ये किसी किताब में, किसी कॉलेज में तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है, ये तुम नेचुरली डेवलप करते हो, राइट? इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर। तो आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों को मैनेज करना है। अब मैं आगे आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, वो मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगी, लेकिन एक बात जो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहां बताना चाहती हूँ गाइस, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेट अस से जेनरिक स्टेटमेंट, लेकिन आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि यार आप ये गलतियां कर रहे हो क्या आप लोग, या शायद कर देते अगर उदिशा मैम का क्लास नहीं देखते तो। ठीक है, अभी क्या होता है बेटा, एक चीज होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है यार, मतलब दिस इज लाइक, मुझे ऐसा लगता था, मैं जब मैंने गंदा रेज्यूमे भी बनाया था ना, आई क्वाइट लिटरली फॉलोड द जॉब डिस्क्रिप्शन। जब मैं इंटर्नशिप, और मैं आपको बता दूं कि मुझे जो इंटर्नशिप मिली थी उसमें 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिले थे उस गंदे रिज्यूमे पे ओनली बिकॉज शायद मैंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए गए वर्ड्स को, कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया था। दैट्स समथिंग दैट वी ऑल नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक और स्टडी के अनुसार जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 43 से 45 कीवर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी कंपनी ढूंढ रही होती है अपने कैंडिडेट के अंदर। ठीक है, और जो तुम्हारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो लगभग 51% ही मैच करा पा रहे थे। यानी ठीक है, अगर मेरी मैथ्स खराब भी हो तो आप समझ लीजिए 21-22 वर्ड्स
है ना। अगर 43 वर्ड्स कीवर्ड्स में दिए हुए हैं तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो लोग क्या कर रहे हैं, 20-21 ही यूज कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से इन वर्ड्स को, जॉब डिस्क्रिप्शन एनालिसिस भी मैं किसी सेशन में या शॉर्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, आपको बहुत ध्यान से उसे पढ़ना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि यार क्या 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 वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, इनका रिक्वायरमेंट क्या आ रहा है, और उन वर्ड्स को अपने रेज्यूमे में एक स्टोरी की तरह एक बहुत ही नेचुरल तरह से यूज करना होता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता दूं, जो कि अनदर स्टडी कंडक्टेड ऑन रेज्यूमे से निकाला है, कि एक आइडियल जो आपका रेज्यूमे लेंथ होता है, अभी तो इतने टैलेंटेड लोग हो गए हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई। मैंने एक बार रेज्यूमे देखा तो मैं डर गई थी, एंड एक्चुअली आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय करियर। तीन पन्ने का रेज्यूमे था, 2.5 तो था ये, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 2.5 पन्ने का रेज्यूमे था। इतनी बड़ी बड़ी, भाई एक्सपीरियंस भी छोड़ दो, ठीक है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू सबमिट अ नॉवल, nobody is going to take out time and sit and watch it like a movie. So what do you have to know about this? आपका जो ideal resume length होता है, that is considered to be 475 words to approximately 600 words, but please keep it lower than 600. 600 शब्दों से कम रखने की कोशिश करिए, क्रिस्प रखिए बातों को। आपके रेज्यूमे को सिर्फ एक नजर में देखा जाएगा, आपको पता होगा एक हर कंपनी के पास एक ATS होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि फिल्टर आउट कर देता है उन कैंडिडेट्स को जो कि लो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं उस कंपनी के हिसाब से। तो अगर आप सॉलिड कीवर्ड्स यूज करोगे, अननेसेसरी लेंदी रेज्यूमे नहीं डालोगे, ऑब्जेक्टिव होके चलोगे, यानी टू द पॉइंट बात करोगे, तो आपके इंटरव्यू कॉल की चांसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब मैंने बहुत सारा इधर उधर का ज्ञान दिया है, मैं फटाफट से आपको कुछ सिंपल बातें दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, जो मैंने एज एन एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है। तो समरी जब लिखी जाती है तो लोग कहते हैं एज अ रीसेंट BCom ग्रेजुएट, BA ग्रेजुएट, BSc ग्रेजुएट, जो भी हो, फ्रेशर्स जो भी हैं हमारे, कोई सा भी कोर्स, यहाँ पर लिखते कैसे हैं, ये जनरल पब्लिक का जो लिखा जाता है तरीका जो है लिखने का, वो देख लीजिए। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट एंड आई वांट टू लर्न मोर। आई होप टू यूज व्हाट आई लर्नड इन माय BCom कोर्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कर दो, राइट। तो हम मतलब BCom करके आए हैं, हमने बहुत पढ़ाई की, और ये जो है हम आपकी कंपनी में यूज करना चाहते हैं, बड़े एक्साइटेड हैं आपके साथ काम करने के लिए। अब बात ऐसी हो गई कि यार ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम नींद में थे और तुमने यहाँ पर अपने बारे में समरी लिख दी है। कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम इतना बड़ा समरी लिखो, समरी का मतलब होता है ब्रीफ, बट इट हैज टू बी वेरी इम्पैक्टफुल, है ना, दिल तक पहुंचनी चाहिए। जब कोई इसे रीड करे, या मतलब मान लो कि ATS भी अगर देखे, तो कुछ कीवर्ड्स उसको दिख जाएं, उसी समरी में एक तुम्हारे 2-3 तुम कवर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, आई एम अ फ्रेश BCom ग्रेजुएट विद अ पैशन फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एंड अ कमिटमेंट टू लर्निंग। पैशन इनका 2 चीज के लिए है, बिजनेस डेवलपमेंट और commitment to learning. I'm eager to apply foundational knowledge in finance and marketing to contribute to revenue growth and establish valuable partnerships in the business sector. Now you look at these words, you look at the word commitment, you look at the word learning, eager, passion, you look at the word foundational knowledge in finance and marketing. Actually finance and marketing ज़्यादा suitable है। revenue growth, right, partnership, valuable, तो तुम्हारे बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हमने इस समरी में यूज कर लिए। बात बिल्कुल सेम मैंने कही है कि अभी अभी हमने BCom किया है और जो हमने पढ़ा आपकी कंपनी में लगाना चाहते हैं, इतना ही मैंने कहा है, बट आई जस्ट रिटन इट अ लिटिल बेटर। तो ये आप देख लीजिए और आप अपने कोर्स के हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हैं। और मैं एक और बात कहूंगी, देखो जो मैं बता रही हूं ये भी सब्जेक्टिव है, ये मेरे लिए सही हो सकता है, मेरे 8-10 स्टूडेंट्स के लिए सही हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि आपको पसंद आए। तो आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक करिए, बट ट्राई टू क्रिएट अ गुड रेज्यूमे दैट लैंड्स यू एटलीस्ट एन इंटरव्यू कॉल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन के बारे में कैसे बात करते हैं। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी इन फिलोसफी ऑनर्स, दैट्स इट। ये हो जाता है एजुकेशन, राइट। या तो ऐसे लिख देते हैं कि ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी ईयर 2012, अरे 2012, ठीक है,
ऐसे लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि इस तरह से लिखने के बजाय आपको एक प्रॉपर सिंपल सा अपना वो फॉलो करना है। 1 सेकेंड यार, ये एनिमेशन मुझे लगानी नहीं थी बिल्कुल, ओ गॉड। हाँ, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपने एजुकेशन टाइटल के अंदर अपने रेज्यूमे में भी ऐसे एजुकेशन का टाइटल दीजिएगा, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ग्रेजुएटेड, ओके, आप किसी भी कंपनी बोल रही हूँ, आप किसी भी कॉलेज का नाम, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा वो लिख सकते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट, relevant coursework, data structures, algorithms, software engineering, and then you are talking about your GPA. I'm not even talking about, क्योंकि internship के time अकोला, अरे पढ़ लो भाई, ठीक है। Now, honors and awards, dean's list, अब तुम्हारे पास डीन की लिस्ट में नाम होगा तुम्हारा? Would you have a name in dean's list? अगर है तो बताना होता है वो, दैट इज योर ऑनर एंड अवार्ड। एंड देन रेसिपिएंट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप XYZ यूनिवर्सिटी, अगर ऐसा कुछ है, अगर मान लो ये भी नहीं है, यू टॉक अबाउट अ सर्टिफिकेट दैट यू रिसीव्ड फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लाइब्रेरी एक्टिविटीज, लेट अस से इन द गांधी स्टडी सर्कल। हमारे कॉलेज में एक सोसाइटी थी, उसका नाम था गांधी स्टडी सर्कल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो तक भी मेंशन करना है, बिकॉज you are participating, that shows that you are a proactive person, you like to participate in activities, ठीक है। next, proficient in Java, Python, C++। now अब ये जो है ये skills वालों के लिए है, ये मैं छोड़ देती हूँ कि खुद मुझे पर्सनली इसमें ना तो कोई आइडिया है ना तो मैं इस पे कमेंट करूंगी, बट येस, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपका कोर्स था उसमें आपको सिखाया गया है, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में बात कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, हमारे पास होते हैं अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, ये भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आप अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, ट्रेजरर थे, जो भी कुछ है, तो वो आप इसी सेक्शन में बताते हैं। जैसे इनमें से कोई भी चीज, 2-3 ऑप्शंस हैं, okay, recipient of academic excellence awards for achieving top scores, recipient of XYZ certificate, अगर तुम्हारे पास एक्सेलेंस अवार्ड नहीं है तो तुम XYZ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। outstanding performance in extracurricular activities for a well-rounded participation in multiple extracurricular activities, well-rounded participation, balanced, कि थोड़ा सा लाइब्रेरी में इन्वॉल्व थे, थोड़ा सा सोशोलॉजी के ग्रुप में इन्वॉल्व थे, थोड़ा सा डिबेट में, थोड़ा सा ड्राम सॉक में, तो ये आपको बताना होता है कि आपका जो पार्टिसिपेशन था वो काफी वेल राउंडेड था। मूविंग ऑन, एक्नॉलेज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन एंड परस्यूएशन स्किल्स इन एंगेजिंग विद क्लाइंट्स एंड अचीविंग पॉजिटिव outcomes। लास्ट वाली लाइन देखो, I have been acknowledged for demonstrating exceptional communication and persuasion skills। कुछ नहीं है ये, अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी अपने कॉलेज के फेस्ट के लिए 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं? बस तुम वही बता रहे हो। जब ये इसका एग्जाम्पल मांगेंगे ना तो कह देना, यस आई वाज एबल टू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर माई कॉलेज फेस्ट for this much amount, I was able to raise a fund of this much amount। तो ये सारी बातें आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। अब मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक सैम्पल है जो कि मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आर्ट बैकग्राउंड, फ्रेशर्स, कोई भी बैकग्राउंड हो यार, मैं आपको एक थीम बता रही हूँ, दिस इज अ सैम्पल। इसका एक काम करूंगी, एक PDF मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में पिन करवा दूंगी, तो आप इसे भी ट्वीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही है ना, फुल नेम। इफ यू डू नॉट वांट टू गिव योर फुल एड्रेस, यू कैन टोटली अवॉइड दैट, जस्ट राइट द नेम ऑफ द सिटी। इफ यू वांट टू ऐड द पिन कोड, you have to add your phone number, official email address, LinkedIn profile। अगर कोई पर्सनल वेबसाइट है, कभी कभी बच्चे क्रिएट करके रखते हैं, लोग क्रिएट करके रखते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में मैंडेटरी होता है, तो आप वो कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर सैम्पल है, ये होने वाला है एक हिस्ट्री ग्रेजुएट की नज़र से, यानी कि
कोई ऐसा बच्चा जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स विद कंसंट्रेशन इन हिस्ट्री परस्यू किया होगा, उसके लिए ये बिल्कुल बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आपके कॉलेज का नाम, आपकी ग्रेजुएशन का मंथ और ईयर, उसके बाद आपने क्या क्या कोर्स वर्क फॉलो किया है, ये सब बताना चाहिए। कोर्स वर्क आपने क्या फॉलो किया है। Then you mention your GPA in case you want to, if you had any dean's list include relevant semester और year if applicable। अगर डीन की लिस्ट में तुम्हारा नाम था या कुछ भी था तो उसका भी तुम लिंक वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। Then you have your academic projects, क्योंकि as art students, I think all the students, why did I say art students, all the students they take up some project, या तो हर सेमेस्टर में करते हैं या तो once in a year करते हैं, पर एक solid project पे काम जरूर करते हैं। एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, इनका पहला प्रोजेक्ट ये था, दूसरा ये था, एंड लास्ट में इन्होंने यहाँ पर मैं जो आपको कह रही थी स्किल्स की लिस्ट आपको दे दूंगी मैं, आप जरूर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज आई हैव अनदर सेशन टू टेक, बट जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए एक बैच है बिजनेस इंग्लिश। जिन लोगों की भी ये क्वेरी है कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, रेज्यूमे को इम्पैक्टफुल कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, मीटिंग में कैसे बात करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कैसे दे सकते हैं, तो आपकी जितनी भी ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनका वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका ये बैच बिजनेस इंग्लिश। आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ प्राइमरीली बिजनेस इंग्लिश पर काम करवाया जाएगा। आपके चाहे वो वोकैबुलरी हो जाए, ग्रामर हो जाए, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो जाए, बॉडी लैंग्वेज हो जाए, प्रोनाउंसिएशन हो जाए, ये सारी चीज़ों पर एक काम करने का मौका, साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत सारा एक्सपोजर और टाइम। ये बैच आपका 30 डेज तक चलेगा। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एक लिंक हमने चैट बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, आप उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए एंड आपको ये कोड लगाना है UM Live। UM Live के बाद आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा। ये बैच की बेस्ट चीज़ ये है कि आप ऑफिस के बाद, कॉलेज के बाद इसमें लाइव जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग्स हैं 9:30 PM to 10:30 PM। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी टुमारो फॉर अनदर सच इंपॉर्टेंट सेशन at 4 PM. ठीक है, thank you. Now I've got to run to my next session. All the very best. God bless you. Don't forget to like, share and subscribe. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।